का स्टार्ट होता है एक ऐसे सीन को दिखाते हुए जिसमें आसमान से कुछ लोग गिर रहे होते हैं और उसमें डैन भी होता है। ये सब लोग पानी में गिरते हैं और जब डैन पानी से बाहर आता है तो उसके हाथ में गन होती है, जैसे ये लोग कोई वॉर लड़ने वाले हों। और फिर यहाँ से हमें सीन 28 साल यानी 28 इयर्स पहले का दिखाया जाता है। हम डैन को ही देखते हैं और उस बेटी की बर्थडे थी तो इस वजह से डैन उसके लिए काफी ज्यादा गिफ्ट लेकर आया था। तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि डैन के फादर का लेटर आया है अपनी ग्रैंड डॉटर यानी डैन की बेटी के लिए। तो डैन अपनी वाइफ से कहता है, मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे उनके ग्रीटिंग्स की कोई जरूरत नहीं है और वो भूल जाएं कि उनकी कोई ग्रैंड डॉटर भी है। डैन एक बायोलॉजिस्ट होता है लेकिन आजकल वो टीचिंग कर रहा होता है जिसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है जो रिसर्च रिलेटेड होती है, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही उसे रिजेक्शन कॉल आ जाती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। घर में वापस आता है और अपनी बेटी के साथ टीवी देखने लगता है जिस पर कोई फुटबॉल मैच लगा होता है और तभी हम एक बहुत सरप्राइजिंग सीन देखते हैं कि स्टेडियम में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे बहुत सारी लाइट बाहर आती है और साथ साथ कुछ लोग भी, उन लोगों ने आर्मी यूनिफॉर्म पहना होता है जैसे वो आर्मी के ही लोग हों। को लीड कर रही थी एक लड़की जिसका नाम था लेफ्टिनेंट हार्ट। वो काफी ज्यादा ब्रेव लग रही होती है। वो वहाँ के लोगों से बात करने लगती है कि हम फ्यूचर से आए हैं, फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ गई है और उसके लिए हमें आप लोगों की जरूरत है। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ आ सके उतनी ही जल्दी हम इस वॉर पे काबू पा सकेंगे यानी इसको कंट्रोल कर सकेंगे। अब इस बात को सीरियस लेते हुए गवर्नमेंट काफी ज्यादा लोग इनके साथ भेज देती है क्योंकि वाकई फ्यूचर में कोई वॉर छिड़ गई थी और उससे लड़ना बहुत जरूरी था। अगर फ्यूचर की इस वॉर को खत्म ना किया जाता तो फ्यूचर में कोई भी इंसान बाकी ना बचता, न उनके रहने के लिए कोई भी जगह सूटेबल रहती। अब 1 साल का वक्त गुजर चुका था। लोग वॉर लड़ने के लिए जाते रहते लेकिन वहाँ जाते ही काफी ज्यादा लोग मारे जाते और जो वापिस आते प्रेजेंट में वो बहुत कम लोग होते जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज भी काफी दुखी हो जाती और लोग सोचते कि हम जाएं कि ना जाएं। फिर एक दिन डैन एज यूजुअल स्कूल जाता है। ना तो उसका पढ़ाने का दिल कर रहा होता है उस दिन, ना ही बच्चों का पढ़ने का। तो डैन सब बच्चों से कहता है कि ठीक है हम किसी और चीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है, कोई उसे रिसर्च सेंटर बुला रहा होता है कि हमें आपकी जरूरत है, फौरन वहाँ पहुँचे। अब डैन सीधा वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाते ही डैन को पकड़ लिया जाता है। उस पर कई ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसके हाथ के साथ एक डिवाइस फिट कर दी जाती है और उसे कहा जाता है कि आपको हमें वॉर में भेजना होगा जो कि फ्यूचर में जाकर लड़ी जाएगी। और हम आपको ये भी प्रिडिक्ट कर दें यानी बता दें कि आज से पूरे 7 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी, तब तक आपको अपनी पावर उस वॉर में लगानी होगी। तो डैन उन सबसे कहता है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी डेथ हो जाएगी और फिर भी आप लोग मुझे वहाँ पर भेज रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं इजी रहें, आपके हाथ में जो हमने डिवाइस फिट की है इसकी वजह से हम आपको लोकेट कर लेंगे। अब डैन के पास कोई चांस भी नहीं होता कि वो उस डिवाइस को अपने हाथ से अलग कर सके, यहाँ से भाग कर जा सके। उसे अब उस वॉर में जाना ही था। वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि एक थेरेपिस्ट होती है और उन लोगों के साथ डील किया करती थी या उनकी थेरेपी किया करती थी जो जंग से लड़कर वापस आते थे प्रेजेंट में। जब डैन अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे भी चूज किया गया है, अब मैं भी फ्यूचर में जाके वॉर लड़ूंगा, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उसकी वाइफ कहती है कि डैन क्या आप नहीं जानते वॉर में जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, वो एक टॉर्चर है और मैं जानती हूँ ना कि जब लोग फ्यूचर से वापस आते हैं तो उनकी हालत कैसी होती है। मैं उनसे डील करती हूँ, ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। तो डैन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, हमारी एक छोटी सी बेटी है, मैं मरना नहीं चाहता। तो डैन की वाइफ कहती है तो हम यहाँ से भाग चलते हैं, किसी को खबर नहीं होगी। तो डैन कहता है कि नहीं, हम भाग भी नहीं सकते। उन्होंने मेरे हाथ में एक ऐसी डिवाइस लगाई है जिससे वो मुझे कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं, चाहे मैं यहाँ हूँ या फ्यूचर में। तो डैन की वाइफ कहती है ये बहुत अजीब बात है लेकिन इसका सोल्यूशन है मेरे पास, आपके फादर इसको रिमूव कर सकते हैं। डैन कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मुझे अपने फादर की कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन डैन की वाइफ उसे समझाती है कि इसको निकलवाने के लिए तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब डैन को अपने फादर के पास जाना पड़ता है। आप भी सोच रहे होंगे कि डैन अपने फादर से इतनी हेट क्यों करता है, उनको पसंद क्यों नहीं करता। वो इसलिए कि डैन जब बहुत छोटा था तो डैन के फादर उसे और उसकी मदर को छोड़ गए थे। खैर अब डैन अपने फादर के पास पहुंचता है जिनकी पर्सनैलिटी काफी डिसेंट लग रही होती है क्योंकि वो भी आर्मी में रह चुके थे लेकिन अब अपने शौक के लिए प्लेन्स उड़ाया करते थे। डैन उनके पास जाके कहता है कि मुझे इस डिवाइस को हटवाना है। तो वो कहते हैं कि इसे इधर लेकर आओ, मैं इसे बड़े आराम से निकाल दूंगा। लेकिन
लेकिन तभी टेन पास्ट की बातें छेड़ देता है कि जब आप हमें छोड़ कर गए तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया, जिसको सुनकर टेन के फादर को गुस्सा आ जाता है और टेन भी कुछ कम जिद्दी नहीं था तो वो इस डिवाइस को बगैर निकलवाए ही वापस आ जाता है और अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि और कोई चारा नहीं, मुझे अब चुन ही लिया गया है तो मुझे वॉर में जाना होगा। तो टेन की वाइफ काफी सैड हो जाती है और कहती है अगर आपने भी इस डिसीजन को मान लिया है तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन हमारी बेटी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप उससे जाकर पूछ लें। अब टेन सीधा अपनी बेटी के पास जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे कुछ काम है और इसके लिए मुझे कई महीनों तक घर नहीं आना होगा, तो मुझे मिस तो नहीं करोगी। तो टेन की बेटी कहती है कि बाबा मैं जानती हूँ आप फ्यूचर में जा रहे हैं, आपको वॉर लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, आप जाएं क्योंकि मैं जानती हूँ यू कैन डू इट। अब टेन अपनी बेटी को गुड बाय कहता है और उसे रिसर्च सेंटर आ जाता है जहाँ पर उनको बताया जाता है कि आगे जाके क्या क्या करना होगा। वहाँ पर टेन काफी ज्यादा लोगों से मिलता है, उनको भी वॉर लड़ने के लिए चूज किया गया था। वहाँ पर टेन की दोस्ती एक आदमी से हो जाती है जो उसको बताता है कि क्या तुमने नोट किया हम सारे लोग एक ही उम्र के हैं। वहीं पर बैठी एक लड़की काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है कि अगर हमारे पास टाइम मशीन है तो हम उस टाइम में क्यों नहीं जा सकते जब ये वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, और हम जाकर उन लोगों को रोक सकते हैं जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब वहाँ पर बैठा एक आदमी उससे कहता है हमारे पास जो टाइम मशीन है वो 30 साल बाद ही जा सकती है, उसका एक ही रास्ता है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते वरना हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लोग दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो काफी वियर्ड एलियंस हैं जो कि इंसानों पर अटैक करते हैं और इन सबको एलियन से लड़ने के लिए ही भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ दिन इनकी ट्रेनिंग होनी होती है, इसको लेके कुछ लोग एक्साइटेड भी होते हैं और कुछ लोग डरे हुए भी होते हैं। अब रात को टेन और उसका दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि तभी अलार्म बजता है, रेड लाइट ब्लिंक होने लगती है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट आती है और इन सबको बताती है कि बहुत बड़ी अर्जेंसी हो गई है, हम सबको अभी फ्यूचर में जाना होगा क्योंकि फ्यूचर की दुनिया में हमारी एक ही लैब है जिसमें एक रिसर्च चल रही है कि एलियंस को कैसे मारा जाए, लेकिन उन्हीं एलियंस ने हमारी लैब पर अटैक कर दिया है और हमें जाकर उन्हें रोकना होगा। अब सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और एक एक करके फ्यूचर में भेजा जाता है। जैसे ये लोग आसमान में पहुंचते हैं तो यहाँ के सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, यानी टाइम मशीन में सब लोग आसमान में ही रुक जाते हैं। इनको फ्यूचर की दुनिया में लैंड होना था लेकिन सारे लोग उस सिस्टम की खराबी की वजह से आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। आप खुद सोचें, जो इतनी ऊंचाई इतनी हाइट से नीचे गिरे उसका गिरते ही क्या हाल होगा। अब यहाँ पे हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा कि टेन और उसके साथ कुछ लोग उस पानी में गिरते हैं जहाँ से टेन बाहर आया था। वो एक स्विमिंग पूल होता है। टेन और उसके साथ कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे लोग उसी वक्त मारे जाते हैं। ये बुरी हुई और अब इन्हीं लोगों को उन एलियन से लड़ना होगा। पर एक कर्नल आती है जो कि एक फीमेल होती है, वो टेन को बाकी लोगों का लीडर बना देती है। उनसे कहती है कि पास ही लैब में कुछ लोग हैं, उनको जाकर बचाना होगा। अब जैसे ही टेन अपनी टीम को लेके उस लैब में जाता है तो देखता है वहाँ के सब लोग मारे जा चुके हैं और उनको किसी और ने नहीं बल्कि एलियंस ने मारा है। टेन फौरन से उस कर्नल से कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं, अब लैब में हमें क्या काम है। तो कर्नल कहती है कि लैब में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर कुछ हार्ड ड्राइव्स होंगी जिन्हें तुम्हें लेकर आना है। लेकिन टेन जैसे ही आगे बढ़ता है उन हार्ड ड्राइव्स को लेने के लिए तो उससे पहले ही वो एलियंस उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन टेन और उसकी टीम जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जहाँ पर एलियंस का पूरा ग्रुप है उस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। अब टेन और दूर भागने लगती है क्योंकि उस बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है जहाँ पर एलियंस होते हैं। इसकी वजह से एलियंस मारे तो जाते हैं जो कि उस बिल्डिंग में होते हैं, लेकिन बीच में टेन और उसकी टीम के कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। ये सब बेहोश हो चुके होते हैं और जब टेन की आंख खुलती है तो वो एक कैंप में होता है जहाँ पर उसके जख्मों को यानी वाउंड्स को ठीक किया गया था। उसकी टीम में से सिर्फ एक आदमी बचा था, वही उसका दोस्त। वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं और बाहर आते हैं। बाहर एक और आदमी बैठा होता है। इनको पता चलता है कि ये फ्यूचर में 3 बार आ चुका है वॉर लड़ने के लिए। अब टेन उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम डोरियन बताता है। टेन कहता है कि तुम 3 बार फ्यूचर में क्यों आए, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं या तुम्हें अपनी जान खोने से डर नहीं लगता। तो डोरियन कहता है कि डर कैसे
ऐसा, मुझे कैंसर है और जल्दी मैं तो वैसे भी मारा जाऊंगा, तो क्यों ना वॉर में मर जाऊं। अब 10 उसे काफी इंस्पायर होता है। अब वहाँ पर वो फीमेल कर्नल 10 को बुलाकर शाबाश देती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप हमारे लिए हार्ड ड्राइव्स को भी सेव करके लाए हैं। तो 10 कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो फीमेल कर्नल अपना नाम बताती है और कहती है मैं 10 फॉस्टर की बेटी हूँ। यानी ये कोई और नहीं बल्कि 10 की अपनी बेटी थी, जो कि फ्यूचर में अब बड़ी हो चुकी थी और कर्नल बन चुकी थी। 10 अपनी बेटी से कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो अपनी बेटी को प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बेटी कहती है नहीं सॉरी डैड, आप यहाँ पे सिर्फ एक सोल्जर बनकर आए हैं, ये मत सोचिएगा कि आप मेरे फादर हैं तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। 10 को ऐसे फील होता है जैसे उसकी बेटी का बिहेवियर उसके साथ वैसा ही है जैसा 10 का अपने फादर के साथ है। फिर अब 10 की बेटी यानी कर्नल कहती है कि आप ज्यादा मत सोचें, हमें अगले मिशन पर ध्यान देना होगा। 10 पूछता है कि वो क्या, तो कर्नल बताती है कि हमें वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर फीमेल एलियंस अंडे देती हैं। वहाँ से हमें एक फीमेल एलियन को पकड़ कर लाना होगा ताकि हमें सारा कुछ पता चल सके कि ये एलियंस जीते किस पर हैं और मरेंगे कैसे। अब कर्नल और 10 हेलीकॉप्टर में बैठ के उस जगह जाने लगते हैं। तो रास्ते में कर्नल अपने फादर यानी 10 को बता रही होती है कि देखते ही देखते एलियंस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और हमें इसको रोकना होगा, वरना जल्द ही ये एलियंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि सब इंसानों को मार डालेंगे और उनको खा भी लेंगे। फाइनली ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब कर्नल अपने डैड 10 से कहती है कि आप ऊपर हेलीकॉप्टर में ही रुके, मैं नीचे जाती हूँ और बाकी लोगों की हेल्प करती हूँ उस फीमेल को पकड़ने के लिए। अब ये सब लोग उस फीमेल एलियन को केज में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी के हाथ नहीं आ रही होती। इतनी देर में बाकी एलियंस को भी पता चल जाता है और वो इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 के दिल को कुछ होता है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, वो भी फौरन से नीचे उतर जाता है। लेकिन तब तक उन लोगों ने उस फीमेल एलियन को केज में डाल दिया होता है और एक हेलीकॉप्टर के थ्रू से भेज दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि कर्नल और 10 हेलीकॉप्टर में जाते, बाकी के एलियंस दूसरे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर चुके थे। तो अब इनको एक गाड़ी पकड़नी पड़ती है, इसमें ये लोग चलने लगते हैं और एलियंस भी इनके पीछे पीछे होते हैं। अब ये लोग बहुत मुश्किल से एक समंदर के पास आकर रुकते हैं। वो कर्नल कहने लगती है कि जब मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर हेलीकॉप्टर में रहिएगा तो आप हेलीकॉप्टर नीचे लाए क्यों? तो 10 कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तो वो कर्नल कहती है बस रहने दें आप इस प्यार को। तो 10 कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तो कर्नल कहती है जैसे आप अपने डैड से करते हैं, याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे छोड़कर चले गए थे, उसके बाद मामा और आप में सेपरेशन हो गई और उसके कुछ ही साल बाद आपकी डेथ हो गई, मैंने आपके साथ क्या टाइम गुजारा। वहाँ पर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन काफी खराब होती है तो इन लोगों को अपने अगले मिशन को देखना था। ये लोग सीधा उस लैब की तरफ जाते हैं जहाँ पर उस फीमेल एलियन को कैद किया गया था। और वहाँ जाते ही वो कर्नल उस फीमेल एलियन का ब्लड सैंपल लेती है ताकि कोई ऐसी चीज तैयार कर सके जिससे इन एलियंस को मारा जा सके। अब वो अपने डैड यानी 10 के पास जाती है और कहती है कि इन एलियंस को मारने के लिए मैं कोई टॉक्सिन बना तो लूं, लेकिन हमारे पास यहाँ इतना स्टॉक नहीं है, तो आपको वापस प्रेजेंट में जाना होगा और जो टॉक्सिन मैं बनाऊं आपको उसकी कॉपीज बनानी होंगी। तब तक यहाँ मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखूंगी। तो 10 काफी हैरान होता है और कर्नल यानी अपनी बेटी से पूछता है कि आप मुझे क्यों भेज रही हो, कभी आप कहती हो कि आपको अपने फादर से नफरत है। तो 10 कहती है बस करें डैड, मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने फादर पर ही है और मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं, याद नहीं मैंने आपको पहले भी कहा था यू कैन डू इट। जिसको सुनकर 10 काफी खुश होता है, लेकिन वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, ट्रस्ट मुझे भी तुम पर है, लेकिन ये एलियंस बहुत खतरनाक है। तो कर्नल कहती है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं इनसे लड़ सकती हूँ। तो 10 कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा लेकिन जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तो वो दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ से टाइम मशीन को यूज करते हुए 10 ने प्रेजेंट में वापस जाना था। लेकिन तभी उस फीमेल एलियन को होश आ जाता है और वो जोर जोर से बोलने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी एलियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी एक एलियन उस कर्नल को काफी जख्मी कर देता है। 10 फौरन से अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि बेटा अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो कर्नल कहती है कि पापा आपको जाना होगा और उन सब बातों के लिए मुझे माफ कर दें, मैं बस आपसे नाराज थी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप क्यों गए, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। इसी के साथ एक एलियन कर्नल को अपनी तरफ खींच लेता
देता है। 10 अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ जंप लगाता है, लेकिन तभी टाइम मशीन में होने की वजह से वो प्रेजेंट में आकर गिरता है और जब वो होश संभालता है तो काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं एलियंस ने उसकी बेटी को मार न दिया हो। वहाँ पर देखता है कि उसका दोस्त भी वही है। तभी वो लेफ्टिनेंट हार्ट से कहता है कि फौरन से इस टॉक्सिन की कॉपीज बनाए, मुझे इसको फ्यूचर में लेकर जाना है। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उसका ख्वाब था कि वो ये टॉक्सिन उन एलियंस पर यूज करे और उन्हें मार डाले। तो लेफ्टिनेंट कहती है कि नहीं, अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमारी टाइम मशीन खराब हो चुकी है। जिसको सुन के 10 काफी उदास हो जाता है। वो सीधा अपने घर जाता है, अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी बड़े होकर कितनी इंटेलिजेंट और ब्रेव गर्ल बनेगी। अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है कि हमारी बेटी दुनिया की हीरो बनेगी। यही है वो जिसने एक टॉक्सिन बनाया है जिससे फ्यूचर में एलियंस को मारा जा सकेगा। अब 10 सीधा डोरियन के पास जाता है। वो भी प्रेजेंट में आ चुका होता है। उसके पास एक एलियन का नाखून होता है जिससे उनको पता चल सकता था कि इन एलियंस का ओरिजिन क्या है। देन सीधा उस नाखून को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जो कि उसको चेक करके बताता है कि इसमें लावा की राख है। लेकिन ये वो सब जानने के लिए काफी नहीं कि इन एलियंस ने सबसे पहले कहाँ पर अटैक किया और ये आए कहाँ से। तभी 10 कहता है कि रुके, मैं जिस क्लास को पढ़ाता हूँ उसमें एक ऐसा लड़का है जो हर वक्त लावा की बातें करता था, क्या पता वो हमें कुछ बता सके। अब ये सारे लोग उस बच्चे यानी स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो बताता है कि जिस जगह लावा निकला था उसके कई साल बाद वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई और इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि वो लावा और उसकी राख उस बर्फ के नीचे ही दब गई और वो एलियंस भी वहीं कहीं थे जो कि उस बर्फ के नीचे ही रहने लगे। लेकिन फ्यूचर में जब सूरज की गर्म शुआओं से यानी सन रे से वो बर्फ पिघलना शुरू हुई तो वो एलियंस भी बाहर आ गए और उन्होंने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो इंटेलिजेंट बच्चा इनको सारी लोकेशन भी समझाता है। अब इनको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब 10 अपने साथियों को लेकर स्पेशल फोर्सेस के पास जाता है और कहता है कि हमें उस जगह जाना है ताकि हम उन एलियंस को खत्म कर सके। तो वहाँ का हेड कहता है हरगिज़ नहीं, ये सिचुएशन पहले ही काफी खराब है, मैं तुम्हें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने दे सकता। 10 पहले तो काफी होपलेस हो जाता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसके फादर को प्लेन उड़ाने का काफी शौक है और उनके पास स्पेयर प्लेन पड़ा भी होगा। 10 सीधा अपने फादर के पास जाता है और उनको बताता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर अब एक कर्नल है, वो फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है क्योंकि एलियंस उसे अपने साथ ले गए हैं। अगर अभी हमने एलियंस को मार दिया तो फ्यूचर में मेरी बेटी की जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। अब क्योंकि जेम्स के फादर अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करते थे तो वो मान जाते हैं कि हम सब मिलके उस जगह जाएंगे। उनके साथ लेफ्टिनेंट हार्ट भी आ जाती है जिसने टॉक्सिन की कई ज्यादा कॉपीज बना ली थी और उनकी टीम में कुछ और लोग भी होते हैं जो कि वहाँ पर जाकर एलियंस को मारने वाले थे। अब ये सब लोग उस जगह पहुँच जाते हैं और बर्फ को पिघलाने के लिए एक ब्लास्ट करते हैं। 10 के फादर और 10 का दोस्त बाहर ही रुकते हैं और 10 खुद बर्फ के नीचे जाकर देखता है कि एलियंस रहते कहाँ थे। इन्हें एक ऐसा रूम दिखाई देता है जिसमें काफी ज्यादा एलियंस सोए होते हैं और कई सालों बाद ये जिंदा होने वाले थे यानी एक्टिवेट होने वाले थे और लोगों पर अटैक करने वाले थे। अब 10 कहता है कि हमारे पास टॉक्सिन तो है, हम वो इन पर यूज करते हैं ताकि ये सब अभी मारे जाएं और फ्यूचर में हमें तंग न करें। जैसे ही 10 और उसकी टीम ऐसा करने लगती है तो वो एलियंस काफी शोर मचाने लगते हैं जिनकी आवाजों से बाकी सोए हुए एलियंस जाग जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। भी वहाँ पर 10 का दोस्त उसे कहता है कि बस एक ही तरीका है इनको मारने का, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ ब्लास्ट करना होगा ताकि ये सब एक साथ ही मारे जाएं। तुम बाहर जाओ, इन एलियंस को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे और अगर ये बाहर आ भी गए तो तुम इनको बाहर शूट कर देना, इन पर टॉक्सिन यूज कर लेना। जैसे ही 10 बाहर जाता है तो उसके फादर भी वहाँ पर होते हैं और 10 को पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फीमेल एलियन है जो कि इन पर अटैक करने वाली है और वो इनकी तरफ बढ़ने लगती है इनको खाने के लिए या इन पर अटैक करने के लिए। 10 के पास एक आइडिया आता है और वो फौरन से अपनी बेटी का बनाया गया टॉक्सिन निकालता है और उस एलियन के पाँव पर लगा देता है। वो एलियन तो जैसे तड़पने लगती है और अपना हाथ अपनी बॉडी से अलग करके फेंक देती है क्योंकि उसका हाथ जलने लगा था। ये देख के 10 को काफी खुशी होती है कि फाइनली एक ऐसी चीज मिल गई जिससे इन एलियंस को मारना आसान हो गया है। लेकिन जब 10 के फादर ये देखते हैं कि वो एलियन अभी भी नहीं मरा और 10 की तरफ अटैक करने आगे आ रहा है तो वो अपने हाथ पर कट लगाते हैं ताकि उस खून को देख के वो एलियन उनकी तरफ आ जाए और वो भागने लगे, नीचे गिर जाए और वो एलियन भी उनके पीछे जंप लगा दे और मारा जाए। ये एक साइन था कि 10 के फादर उससे कितना प्यार करते थे और अगर वो उसे छोड़कर गए भी थे तो सिर्फ इस वजह से फ्यूचर में उनकी जरूरत थी। जैसे 10 गया वो अपनी फैमिली को छोड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे जाना पड़ा। अब जब 10 की सारी बातें फील करता है तो उसे रिग्रेट होने लगता है
जल्दी से टॉक्सिन बाहर निकालता है और उस एलियन के मुंह में डाल देता है, जिससे वो एलियन जलने लगता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डैन को रियलाइज हो चुका था कि उसे अपने फादर से कितना प्यार है और उससे कई ज्यादा प्यार उसके फादर को उससे है। अब वो सारे लोग सेफली अपने घर जाते हैं और डैन के साथ इस बार उसके फादर यानी उसकी बेटी के ग्रैंडफादर भी थे। वो सब एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी अलग नहीं होंगे। इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है, क्योंकि अब फ्यूचर में भी कुछ खराब नहीं होने वाला था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।